रूस डोनेट्स्क में कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा था। उसे एक ऐसी इमारत में नज़रों से ओझल करके रखा गया था जिसे खास तौर पर यथासंभव गुप्त रहने के लिए चुना गया था। रूस जिस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रहा था वह उस क्षेत्र में देश के युद्ध प्रयासों के लिए बेहद अहम थी, जो अब यूक्रेन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण इलाका बन चुका है। यह अत्यंत ज़रूरी और अपूरणीय है, जिसमें रूसी सैनिकों के हमलों के लिए ज़रूरी चीज़ शामिल है। लेकिन यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी जगह आग का गोला बना दिया। एक ऐसा आग का गोला जो इतना गर्म था कि ऐसा लगता जैसे उसे नर्क की सबसे गहरी गहराइयों से बुलाया गया हो। और जाहिर है यूक्रेन चाहता था कि रूस ऐसा ही सोचे। ऑपरेशन हेल शुरू हो चुका है और रूस अब जान रहा है कि नरक की आग कैसी महसूस होती है। रूस को लगा कि वह बहुत चालाकी कर रहा है। कब्जे वाले दोनेत्स्क के अंदरूनी हिस्से में नोवो अम्ब्रूजिवका नाम की बस्ती है। वह बस्ती और कई अन्य बस्तियां रूस द्वारा दोनेत्स्क ओब्लास्ट में बनाए गए ईंधन डिपो और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गई थी। इन सभी ठिकानों को पहले यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित माना जाता था। फिर भी रूस ने ऐसे दिन के लिए पहले से तैयारी कर ली थी। नोवो अम्ब्रूजिवका में एक अहम ईंधन डिपो छुपा हुआ था। इसे खुले में रखने की बजाय एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर छुपाया गया था। ईंधन को रेल के माध्यम से फैक्ट्री में लाया जाता था और उसे भूमिगत जलाशयों और जमीन के ऊपर बने टैंकों दोनों में रखा जाता था, जिन्हें पूरी तरह से नजरों से छुपाकर रखा गया था। रूस ने इस धोखे को बनाए रखा था क्योंकि वे ईंधन को वहां से बाहर ले जाने के लिए आम नागरिक वाहनों के रूप में छुपाए गए ट्रकों का इस्तेमाल करते थे। वे ट्रक ईंधन को मुख्य आपूर्ति डिपो तक ले जाते थे, जिससे डोनेट्स्क में रूसी हमलावर समूहों को मशीनीकृत हमले और वाहनों से जुड़े अन्य अभियान चलाने के लिए जरूरी आपूर्ति मिलती रहती थी। इस ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश महीनों तक सफल रही, जब तक कि ये उजागर नहीं हो गया। 12 जुलाई को यूक्रेन की पहली अज़ोव कोर ने बताया कि उसने रूस के गुप्त ईंधन बेस का पता लगाकर ड्रोन से हमला किया, जिससे रूस का न जाने कितने टन अहम ईंधन जलने लगा। यह हमला नोवो अम्ब्रूजिवका के खिलाफ एक बड़े हमले का हिस्सा था, जिसमें रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचा और पुतिन को यह बहुत स्पष्ट संदेश दिया गया कि एक लॉजिस्टिक हब, जिसे वह कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे, अब एक बहुत स्पष्ट निशाना बन चुका है। अज़ोव कोर ने इस हमले को ऑपरेशन हेल नाम दिया और ये ऐसे हुआ। ऐसा हमला यूं ही अचानक नहीं किया जा सकता। ये बस इतना भर नहीं था कि अज़ोव कोर ने उस छिपी हुई जगह को ढूंढा और फिर उसे नष्ट करने के लिए ड्रोन भेज दिए। जैसा कि कोर ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में खुलासा किया, जिसमें उसने अपने किए गए कार्य की घोषणा की थी, ऑपरेशन हेल के लिए महीनों की योजना और निगरानी की जरूरत थी, ताकि यूक्रेन यह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास सही स्थान है और वह उन ड्रोन का अधिकतम प्रभाव डाल सके जिन्हें वह भेजने की तैयारी कर रहा था। अज़ोव कोर सदस्य उस प्लांट में नहीं जा सके। इसके लिए रूसी कब्जाधारियों से लड़ना पड़ता, जो आत्मघाती मिशन है। कोर के ड्रोन ऑपरेटरों ने छिपी रूसी ईंधन सुविधा पर टोही उड़ानें भरी। हर उड़ान ने पिछली से ज्यादा जानकारी दी। कंक्रीट प्लांट का नक्शा तैयार किया गया ताकि जब उन्हें बुलाया जाए तब स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेटर उन लक्ष्यों को जल्दी पहचान सके जिन पर उन्हें वार करना था। प्लांट में आने जाने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जिसमें पहले बताई गई रेलवे लाइनें भी शामिल थीं, का भी निरीक्षण और नक्शा तैयार किया गया, साथ ही उस सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो रूसी फ्यूल प्लांट को चालू रखता था। कई महीनों में एक योजना बनी। यूक्रेन ने इस काम के लिए एकदम सही ड्रोन चुना, AI संचालित हॉर्नेट, जो पिछले कुछ महीनों से कब्जे वाले इलाकों में रूसी ईंधन और रसद ट्रकों को तबाह कर मध्यम मारक दायरे में कहर बरपा रहा है। इस बार ड्रोन के सामने और भी बड़ी चुनौती थी। वे एकदम सही चुनाव थे और हम कुछ ही मिनटों में बताएंगे कि क्यों। लेकिन फिलहाल हम ऑपरेशन हेल की ही बात करेंगे। योजना पूरी कर और हथियार चुनने के बाद अज़ोव कोर हमला करने को तैयार था। जैसा पहले बताया, यह सिर्फ ड्रोन से फ्यूल टैंकरों पर हमला नहीं था। ये सब एक रेलवे क्रेन से शुरू हुआ। चरणबद्ध हमले की कार्रवाई का पहला निशाना कोई साधारण क्रेन नहीं थी।
अज़ोकोर ने इस खास क्रेन को पहचाना जिसे रूस क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक हटाने और छिपे फ्यूल डिपो तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, जो मुख्य निशाना था। क्रेन को नष्ट करने का मतलब था रूस की रफ्तार को धीमा करना, और यही सोच दूसरे निशाने के साथ भी जारी रही जब अज़ोकोर ने ट्रैक पर पहले से मौजूद एक लोकोमोटिव को भी निशाना बनाया। रेलवे तक पहुंच रोकने के लिए 2 बार वार हुआ। लोकोमोटिव अब दूसरी ट्रेनों के लिए रास्ते से खुद हट नहीं सकता था और क्रेन के ठप होने से उसे ट्रैक से खींचकर हटाना भी मुमकिन नहीं था। आप सोच सकते हैं अगला निशाना ईंधन भंडारण था, लेकिन आप गलत है। अज़ोकोर की योजना में एक और कदम था। अगला निशाना वह विद्युत उपकेंद्र था जो सीमेंट प्लांट को बिजली देता था, जिसमें रूस का ईंधन छुपा था। यह एक शानदार चाल थी। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ही लाइट चली गई, प्लांट के अंदर कितनी घबराहट मच गई होगी। रूसी सैनिक जो मान रहे थे कि यूक्रेन को सीमेंट प्लांट में छुपी चीज की जानकारी नहीं है, अब समझ रहे होंगे कि कुछ बहुत गलत हो गया है। और जब वे घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तभी अज़ोकोर ने सुर्खियां बटोरी। अगली लहर में आने वाले ड्रोन ने उन फ्यूल टैंकों और रेलवे लाइनों को निशाना बनाया जिन्हें महीनों पहले बहुत सावधानी से चिन्हित किया गया था। रूस कुछ भी नहीं कर सका। यूक्रेन ने अब तक कब्जे वाले इलाकों में जितने भी हमले किए हैं, उनमें से ये हमला सबसे अप्रत्याशित था और इतनी शानदार सटीकता के साथ किया गया कि डोनेट्स्क का एक महत्वपूर्ण ईंधन भंडारण स्थल बच ही नहीं सकता था। ईंधन युद्ध का खून है। रूसियों ने कब्जे वाली सेना की आपूर्ति के लिए लंबे समय तक लॉजिस्टिक्स हब्स का नेटवर्क बनाया, जिसे वे यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित मानते थे। फर्स्ट अज़ोकोर के यूएवी ऑपरेटरों ने दुश्मन की योजनाएं बदल दी, कोर ने टेलीग्राम पर बताया। इसने बताया कि इस हमले का एक बड़ा असर पुतिन की डोनेट्स्क योजनाओं पर पड़ेगा। रूस को अब ईंधन आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा कब्जे वाले क्षेत्रों से हटाकर मुख्य भूमि में लाना होगा। डोनेट्स्क के फ्रंटलाइन सैनिकों को अब अभियानों के लिए ईंधन मिलने में काफी देर होगी। क्या इससे रूस के हमले धीमे होंगे? संभावना कम है। पुतिन इतने बेरहम हैं कि वे सैनिकों को फिर भी हमला या सामान ढोने का आदेश दे सकते हैं। उन्हें ये सब बिना वाहनों के या यूक्रेन के मारक क्षेत्रों में खुद को बचाने की कोशिश किए बिना ही करना होगा। किसी तरह हमें नहीं लगता कि यह तरीका खास तौर पर सफल होगा। रूस के गुप्त ईंधन डिपो नष्ट कर यूक्रेन ने पुतिन के और भी कई प्यादों को तबाही की ओर धकेल दिया, जैसा उसने चाहा था। वे सैनिक पहले ही ईंधन की कमी के कारण हो रही परेशानी महसूस कर रहे थे, जो रूसी सेना झेल रही है। जुलाई की शुरुआत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडरोव ने बताया था कि यूक्रेन के लॉजिस्टिक विनाश अभियान से कुछ रूसी सैनिकों को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। यही 30 किलोमीटर क्षेत्र है जहां यूक्रेनी टोही ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं और ऑपरेटर किसी भी हिलती चीज पर हमला करने का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम रूसियों की लॉजिस्टिक्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में समस्याएं देख रहे हैं, जो सैनिकों की युद्ध क्षमता को प्रभावित करती है। हम देख रहे हैं रूसी सेना की गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स रोज बाधित हो रही है, फ्योदरोव ने कहा। हम निश्चित रूप से पीड़ा देख रहे हैं। अब दक्षिण में सिर्फ रूसी सैनिक ही दर्जनों किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे। डोनेट्स्क में वे सैनिक जिनकी पुतिन को उस एकमात्र क्षेत्र को लेने के लिए जरूरत है, जिसे वह यूक्रेन पर जीत जैसा कुछ भी दावा करने के लिए आवश्यक मानते हैं, अभी अभी अपने ईंधन से वंचित हो गए हैं। उन्हें लगातार मार्च करना होगा, कई अपनी मौत की ओर बढ़ेंगे। इस योजना के अलावा वह ड्रोन है जिसे यूक्रेन ने नोवो अम्ब्रुजिवका में हमलों के लिए इस्तेमाल किया। हमने पहले ही बताया था कि हॉर्नेट सबसे अच्छा विकल्प था। यही वजह है। हॉर्नेट 150 किमी गहराई तक हमला कर सकता है। इसी कारण यह यूक्रेन के रसद नाकेबंदी अभियान में बहुत प्रभावी रहा। यह मोर्चे के आगे जाकर ईंधन ट्रकों जैसे चलते लक्ष्यों पर सीधा हमला कर सकता है। सच कहूँ तो नोवो अम्ब्रुजिवका में इन क्षमताओं की खास जरूरत नहीं थी। यूक्रेन ने जिस ईंधन डिपो पर हमला किया था, वो कोई चलता फिरता लक्ष्य नहीं था, वो हॉर्नेट की सीमा के भीतर ही था। प्रावदा के मुताबिक अज़ोकोर ने जिस गुप्त सुविधा पर हमला किया,
वह रूसी सीमा से 16 किमी दूर थी। यूक्रेन के हॉर्नेट्स कई चक्कर लगा सकते थे और फिर भी उनके पास अपने हमले करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची रहती। हॉर्नेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन नहीं है। ये 4.5 किलोग्राम का वारहेड ले जाता है, जो रूस के फ्यूल टैंकरों के लिए काफ़ी था। वे आसान टारगेट है, 1-2 धमाके से ही बहुत सारा फ्यूल जल सकता है। लेकिन हॉर्नेट को वाकई खास बनाता है इसका AI का इस्तेमाल, जिसे एडवांस्ड गाइडेंस एल्गोरिदम के रूप में लागू किया गया है, जिससे यह ड्रोन बिना जैमर की चिंता किए जितनी दूर चाहे जा सकता है। वही एल्गोरिदम हॉर्नेट में टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग ऑटोमेट करता है, जिससे एज़ोकोर को सिर्फ सही टारगेट्स प्रोग्राम करने होते हैं, बाकी काम एल्गोरिदम करता है। ये स्वचालित युद्ध का सबसे विनाशकारी रूप है। हॉर्नेट का डंक हर उस रूसी सैनिक ने महसूस किया है जो गुप्त डोनेट्स्क ईंधन सुविधा पर निर्भर था। और जैसे ही वह सीमेंट प्लांट, जिसे रूस को लगा था कि उसने अपने ईंधन को छुपाने के लिए बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया था, जल उठा, यूक्रेन के पास और भी योजनाएं थीं। डोनेट्स्क प्लांट नष्ट होने से कब्जे वाले क्षेत्रों में ईंधन खत्म हो गया। यूक्रेन ने इसके साथ ही एक और हमला किया जो 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जिससे रूस की ईंधन संबंधी मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, ये है द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक पल निकालकर बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं, ताकि आप हमारे रोजाना के और वीडियोस देख सके। उसी दिन जब अज़ोकोर ने खुलासा किया कि उसने हॉर्नेट ड्रोन से रूस के सबसे बड़े राज्यों में से एक को उजागर कर दिया है, एक और खबर सामने आई। यूक्रेन से लगभग 800 किलोमीटर दूर ड्रोन ने समारा ओब्लास्ट में सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर कई बार हमला किया। वह रिफाइनरी पहले भी निशाने पर थी। वह हर साल करीब 8.9 मिलियन टन कच्चा तेल, ईंधन और अन्य तेल उत्पादों में बदल सकती है। लेकिन इस बार यूक्रेन ने सिर्फ रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद करने से कहीं ज़्यादा किया। ड्रोन इतने सटीक थे कि विश्लेषकों के अनुसार सभी मुख्य रिफाइनिंग यूनिट्स पर सटीक प्रहार हुआ, जिससे सिजरान प्लांट की उत्पादन क्षमता शून्य हो सकती है। यूरोमाइडन प्रेस के पास इसकी पूरी जानकारी है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का हमला 11 जुलाई की रात के किसी समय शुरू हुआ और 12 जुलाई की सुबह तक जारी रहा। सुबह 04:30 बजे तक सुपरनोवा प्लस और जेलेनोवा प्लस जैसे चैनल इस हमले की रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में आग और धुएं के बादलों के फुटेज साझा किए जा रहे थे। कुछ देर बाद हमले का नक्शा बनाया गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस चैनल साइबर बराशनों के अनुसार यूक्रेन का सिजरान हमला लंबी दूरी के एफपी एक ड्रोन का उपयोग करके किया गया लगता है, और उन ड्रोनों ने प्रोसेसिंग यूनिट्स की एक तिकड़ी को निशाना बनाया जिनकी प्लांट को अपने काम के लिए जरूरत होती है। चैनल के मुताबिक AVT-5 प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई यूनिट्स पर हमला हुआ। वह अकेली यूनिट सिजरान की 8.9 मिलियन टन वार्षिक तेल प्रोसेसिंग में 2.6 मिलियन टन यानी लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है। AVT 6 यूनिट जो 6.3 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है पर भी हमला हुआ। ऐसा लगता है कि यूक्रेन के ड्रोन ने प्लांट के LCH 3511-600 कैटालिटिक रिफॉर्मर को भी निशाना बनाया, जिसका उपयोग पेट्रोल के जरूरी कंपोनेंट्स बनाने में होता है। अगर ये रिपोर्ट्स सही है तो हम 2 बातें देखते हैं। पहली बात, यूक्रेन के ड्रोन हर हफ्ते और ज़्यादा सटीक हो रहे हैं, जिससे रूस अब ड्रोन मलबे का बहाना भी ठीक से नहीं दे पा रहा, क्योंकि यूक्रेन ने सही निशाना साधा है। दूसरी बात, सिजरान रिफाइनरी अभी अभी बंद हुई है। इसकी पूरी तेल प्रसंस्करण क्षमता नष्ट हो चुकी है और रूस को संयंत्र को दोबारा आंशिक रूप से चालू करने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। रूस के लिए जरूरी पुर्जे हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वो इन्हें खरीद नहीं सकता, जिससे नष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण मुश्किल हो जाता है। हमने 1-2 पंच शब्द का इस्तेमाल किया था ये बताने के लिए कि कैसे एज़ोकोर ने पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया और फिर छिपी हुई डोनेट्स्क सुविधा में ईंधन को नष्ट किया। हम इसे यहाँ फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क हमले के साथ एक जोरदार प्रहार किया और उसके बाद एक जबरदस्त हमला किया, जिससे रूस के ईंधन का एक स्रोत नष्ट हो गया।
यही हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसे बहुस्तरीय हमले जो रूस की पूरी सप्लाई चेन को निशाना बना रहे हैं, स्रोत से लेकर उन ट्रकों तक जो ईंधन ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका रूस पर बड़ा असर पड़ रहा है। ईंधन संकट पूरी तरह से शुरू हो चुका है और रूस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित न हो। यूक्रेन के मध्यम दूरी के और गहरे हमलों से ईंधन की कमी और रूसी उपभोक्ताओं पर असर पर काफी चर्चा हुई है और आगे भी होनी चाहिए। इन कमियों के कारण पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि कई रूसी लोग अपने मजबूत रक्षक से नाराज हैं। अब पूरे रूस में पेट्रोल पंपों पर कतारें मीलों तक फैली हुई हैं और कई लोग जो इन कतारों में कई घंटे इंतजार करते हैं, उन्हें आखिर में पता चलता है कि पंप खाली हो चुके हैं और उन्हें कहीं और जाकर फिर से कतार में लगना पड़ेगा। कुछ अवसरवादी रूसी तो कतार में अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं और फिर उन जगहों को ईंधन की जरूरतमंद हताश लोगों को $460 तक में बेच देते हैं। इन कमियों के कारण रूस का माहौल बिगड़ रहा है। द इंडिपेंडेंट के एलेक्जेंडर तीतोव ने 10 जुलाई को रिपोर्ट किया, मैं 2022 से हर साल रूस गया हूं और वहां के माहौल में एक साफ बदलाव देखा है। 2022 में सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने और युद्ध और प्रतिबंधों की नई हकीकत में ढलने पर था। अगले वर्षों में हालात स्थिर हुए और अर्थव्यवस्था की अनुकूलन क्षमता को लेकर आशावाद बढ़ा। तीतोव लिखते हैं, 2026 तक आर्थिक मंदी की चर्चा तब शुरू हो गई थी जब ईंधन की कमी अभी आई भी नहीं थी। ये यूक्रेन की पुतिन पर दबाव बनाने की योजना है। हालांकि डोनेट्स्क में हमले के साथ हम देख सकते हैं कि यूक्रेन अपने अभियान को अगले स्तर पर ले जा रहा है ताकि रूस में ईंधन संकट पैदा किया जा सके। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों से उनके हमलों की जीवन रेखा छीन ली जा रही है। विचार साफ है, सेना का ईंधन रोक दो तो रूसी युद्ध मशीन बेकार हो जाएगी। यूक्रेन ने ईंधन अभियान तेज कर आजोव सागर में टैंकरों पर हमला शुरू किया ताकि पेट्रोल डीजल क्रीमिया व मुख्य भूमि के कब्जे वाले इलाकों तक न पहुंच सके। अभी हमने देखा कि यूक्रेन ने डोनेस्क में एक छिपी हुई ईंधन भंडारण सुविधा पर अच्छी तरह से योजनाबद्ध हमला किया है। ईयू ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार कई जगह रूसी सैनिकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिल रहा। अगर यूक्रेन यूं ही आगे बढ़ता रहा तो जल्दी ही सैनिकों को मोर्चे पर ईंधन नहीं मिलेगा। शायद ये पहले से ही हो रहा है। यदि आपके पास पर्याप्त ईंधन होता तो फ्योदरोव के बताए 30 किलोमीटर पैदल मार्च की नौबत न आती। अब सिर्फ आम नागरिक ही नहीं और भी लोग ईंधन की कमी झेल रहे हैं, बल्कि पूरी रूसी सेना। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ईंधन समस्याओं के कारण रूसी सैनिकों का 2026 में सबसे तेज नुकसान हो रहा है। 13 जुलाई तक के 24 घंटों में रूस ने अनुमानित 1600 सैनिक खो दिए, प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार। हम सोचते हैं कि उन सैनिकों में से कितनों को गाड़ी चलाने के बजाय मोर्चे तक पैदल जाने के लिए मजबूर किया गया था और फिर वे यूक्रेनी ड्रोन की चपेट में आ गए। जून में रूस ने रसद व्यवस्था चरमरा जाने और सैनिकों की बड़ी असुरक्षा के कारण लगभग 40,000 सैनिक खो दिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ यूक्रेन द्वारा पैदा किए गए ईंधन संकट का दुष्प्रभाव दिख रहा है। धीरे धीरे पुतिन की युद्ध मशीन बिखर रही है। और फिर डोनेट्स्क है। पुतिन चाहते हैं कि डोनेट्स्क जल्दी गिर जाए। वह यह बात 2014 से रूस की यूक्रेन पर आक्रामकता शुरू होने के बाद से कह रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने डोनेट्स्क व डोनबास के पतन के लिए 15 समय सीमा तय की थी, जिनमें से अधिकतर बिना परिणाम के बीत गई। क्रेमलिन की ओर से आई उन समय सीमाओं में से सबसे हालिया समय सीमा 31 दिसंबर है। ये 2026 की समय सीमाओं 31 मार्च असफल और 1 सितंबर, जिसे पुतिन ने पहले ही त्याग दिया, के बाद है। समय सीमाएं मायने नहीं रखती। अल जजीरा का कहना है कि रूस की मौजूदा गति से डोनेट्स्क के बाकी हिस्से पर कब्जा करने में उसे और 5150 दिन यानी लगभग 14 साल लगेंगे। संभावना है कि तब तक पुतिन मर चुके होंगे। मोर्चे से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर छिपे भंडारण केंद्र में ईंधन में लगी आग रूस की स्थिति नहीं सुधारेगी। इसका मतलब है रफ्तार में एक और गिरावट
इसका मतलब है कि और अधिक सैनिकों को मौत के इलाकों से पैदल गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब है कि पुतिन का डोनेट्स्क का सपना चकनाचूर हो गया है। रूस डोनेट्स्क पर कब्जा नहीं करने वाला है, कम से कम जल्द तो नहीं। जब पुतिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, अज़ोव आगे बढ़ जाता है। संभव है उसके और 2 ही ड्रोन पहले से ही आसमान में हों, जो रूस द्वारा छिपाए गए अगले ऐसे लक्ष्य की तलाश कर रहे हों जिसे यूक्रेन निशाना नहीं बना सकेगा, ऐसा रूस मानता था। हमने रूस में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों का जिक्र किया था, लेकिन नहीं बताया था कि वहां झगड़े, बंदूकें, चाकू, पुलिस और गंदगी भी थी। इस समय पेट्रोल पंपों की कतारों में अराजकता और हिंसा का राज है, और अगर आप हमारा वीडियो देखें तो इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना बस एक क्लिक दूर है, और हम आपको रूस की यूक्रेन पर उसकी दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमण में ताज़ा नाकामियों की रोजाना खुराक देंगे। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।